स्टूडेंट्स वेलकम टू एपेक्स क्लासेस। आज हम करने वाले क्लास 12th इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये डेवलपमेंट की बुक है बच्चों। इस बुक में हम थ्रू आउट इंडियन इकोनॉमी के बारे में स्टडी करने वाले हैं और इस पहले चैप्टर में हम इंडिया की इकोनॉमी के हालातों को पढ़ेंगे जो कि आज़ादी से पहले और ब्रिटिश रूल के टाइम में मौजूद थी। यहाँ पे Chapter offers basic information about state of Indian economy on the eve of independence, colonialism, stagnant और vibrant economy, backward और a developing economy। ये सारे इकोनॉमी के फीचर होते हैं। स्टैगनेंट इकोनॉमी, वाइब्रेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी, ये सारे की फीचर होते हैं जो कि डिसाइड करता है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सारे की टर्म्स को समझना पहले जरूरी है, इससे पहले कि हम चैप्टर के मेन टॉपिक्स पे जाए, क्योंकि ये टर्म्स अगर आपको समझ नहीं आएंगे या इससे आप गो थ्रू नहीं होंगे तो आगे आपको परेशानी होगी। तो सबसे पहला हमारा काम है बच्चों, इन टर्म्स से एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। हालांकि ये सारे टर्म्स से आप लोग फैमिलियर जरूर होंगे, लेकिन फिर भी एक रिविजन के लिए, एक सेटअप के लिए हम इसको करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म से आप परिचित होंगे। कॉलोनिज्म मतलब है किसी भी कंट्री पर किसी तरीके का रूल करना। वो जबरदस्ती भी हो सकता है और मर्जी के तहत भी हो सकता है। तो कॉलोनिज्म रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ विच वन इज रूलर एंड द अदर इज इट्स कॉलोनी। एक जो होता है वो रूलिंग होता है और कॉलोनिज्म के अंडर में जो रूलिंग कंट्री होती है वो पॉलिटिकल या सोशल बैलेंस बना सकती है उस कॉलोनी की किसी भी तरीके से, जबरदस्ती या फिर मर्जी के अनुसार। अब इसका एग्जाम्पल इंडिया से है बच्चों। इंडिया हम एज ए कॉलोनिज्म के तहत कंट्री रही है और हमें कॉलोनाइज करने वाली कंट्री थी ब्रिटेन। हम ब्रिटेन के अंडर में थे और ब्रिटेन यहाँ पे पॉलिटिकल एंड सोशल दोनों तरीके से हम उसके अधीन थे, हम उसके अंडर में थे। कॉलोनिज्म लेड द इंडिया टुवर्ड्स द अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और ये कॉलोनिज्म जो सिचुएशन बिल्ट हुई या ब्रिटिशरों द्वारा लाई गई, उसने भारत की हालात को इकोनॉमिकल बेसिस पर अंडर डेवलपमेंट की ओर ले गया। हमने पहले भी कहानियों में सुना होगा और हमने काफी दफा ये सुना भी है कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था बिकॉज ऑफ इट्स रिसोर्सेस। हमारे पास अच्छे अमाउंट में रिसोर्सेज मौजूद थे, परंतु जैसे जैसे हमारे रिसोर्सेज के बारे में अदर कंट्रीज को पता चलता रहा, इन कॉलोनाइज करने वाली कंट्रीज को पता चला, तो उन्होंने हमारे रिसोर्सेज का बहुतायत यूज किया और हमारी सिचुएशन अंडर डेवलप्ड सिचुएशन में चेंज हो गई ड्यू टू एक्सप्लोटेशन। बहुत ज्यादा हमारे साथ शोषण हुआ। ठीक है, तो कॉलोनिज्म से आप लोग परिचित हैं, आई गेस समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट मतलब होता है एक तरीके से स्थिर, एकदम थमा हुआ। अगर हम हिंदी में बोले तो एकदम थमा हुआ, जिसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, सिर्फ एक ही चाल चलन से चलता जा रहा है या बिल्कुल लैकिंग प्रोग्रेस कह लो स्टैग्नेंट इकोनॉमी को। ये उस तरह की इकोनॉमी होती है जिसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो रहा हो, लंबे समय से एक ही तरीके से सारी चीजें चलती आ रही हो। अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज ए इकोनॉमी विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ स्लो इकोनॉमिकल ग्रोथ। स्लो इकोनॉमिकल ग्रोथ जो कि लंबे समय से चलता आ रहा हो, जिसके अंदर कोई बदलाव ना हो, तो ये है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ये बहुत बार चैप्टर में हाईलाइट होएगा। तो अब आपको समझ आ गया तो बाकी के टॉपिक्स में समझने में भी आपको आसानी होने वाली है। इसके बाद आते हैं वाइब्रेंट इकोनॉमी पे। वाइब्रेंट इकोनॉमी बिल्कुल अपोजिट है स्टैग्नेंट इकोनॉमी के। A vibrant economy is characterized by the dynamic changes in terms of emerging role of technology in the process of production, which often leads to better market-oriented profits and better parameter of production decisions. यानी वाइब्रेंट इकोनॉमी क्या है कि निरंतर एकदम से ग्रोथ आते चले जाना अच्छे अच्छे चेंजेस की वजह से। ये ऑफन कब होता है, ये अधिकतर कब होता है जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ जाती है, जब मार्केट की सही समझ किसी स्टेट को होने लग जाती है।
जब परचेसिंग पावर बढ़ जाता है। ये सब क्यों बढ़ेगा? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो वाइब्रेंट इकोनॉमी हो जाती है। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिंपली रेफर्स टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन होएगी तो मशीन्स आएंगी तो जो लेबर था, जो काम करता था हाथों से, वो फ्री हो जाता है और उसका काम करता है मशीन, तो वो काम और तेजी से होने लग जाती है, और वो तेजी से होने की वजह से फिर प्रोडक्शन तेजी से होता है, और ये सारा फिर इकोनॉमी को बिल्ड करता है एक दूसरे से जुड़ते हुए। ठीक है, इजी है, सिंपल है, बहुत आसान है। तो सिंपली स्टैग्नेंट इकोनॉमी जो है वो बैकवर्डनेस को दिखाता है डेवलपमेंट की। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी इक्वल टू बैकवर्ड इकोनॉमी, वाइब्रेंट इकोनॉमी इक्वल टू डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी। तो स्टैग्नेंट और वाइब्रेंट को समझ लेंगे तो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड को भी समझ लेंगे। तो इसी उम्मीद में हम मेजर टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी आजादी के टाइम में किस तरह के हालात रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर के। याद रहे बच्चों, आज भी और तब भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन एंड द बर्डन, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर अब भी 49 to 50% है, उस टाइम पे और ज्यादा था डिपेंडेंसी इकोनॉमी में। ठीक है, इसी के साथ हमारा इकोनॉमिकल साइकिल रन करता है, हमारी जीडीपी एंड ग्रोथ रेट वगैरह सारी चीजें इसी एग्रीकल्चर एक फिनोमिना में जाके अटका हुआ होता है। तो ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर का रिच होना, एनरिच होना, एनहेंस्ड होना बहुत जरूरी है। पर ऐसा था नहीं आजादी से पहले। वो क्यों नहीं थे, उसके कुछ रीजंस है, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब उगाना। जब कोई चीज उगाई नहीं जाएगी तो फिर क्या पाया जाएगा? लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वाज एक्सट्रीमली लो। प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत ही लो थी, कोई चीज उगी नहीं रही थी, जिस वजह से लो प्रोडक्टिविटी इंप्लाइज लो आउटपुट। जब आउटपुट ही नहीं आएगा तो फिर कैसे इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ की तरफ जाएगी? तो काइंड ऑफ स्टैग्नेंट इकोनॉमी वाली सिचुएशन, प्रोडक्टिविटी लो होने की वजह से। रीजंस क्या थे इसके लो प्रोडक्टिविटी के? लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। अब भाई एग्रीकल्चर को बेटर करने के लिए पानी की जरूरत है, और पानी कैसे मिलता है? रिवर्स के थ्रू मिलता है, और जिस जगह पे रिवर्स के थ्रू नहीं मिलता वहां इरिगेशन से मिलता है। अब जहां इरिगेशन और रिवर दोनों ही नहीं पहुंच पाएगी, वहां एग्रीकल्चर कैसे सक्सीड हो सकता है? नहीं हो सकता। और इंडिया की लोकेशन आप देखोगे तो इतनी बड़ी है, इतनी डाइवर्सिटी है, हर जगह रिवर अवेलेबल नहीं है, हर जगह वाटर जो है वो नेचुरली अवेलेबल नहीं है। तो इरिगेशन एक सोर्स है जिसके थ्रू पानी को पाया जा सकता है, पर ये फैसिलिटी भी नहीं थी। दूसरी की है फर्टिलाइजर्स नहीं होंगे तो अपग्रेडेशन कैसे होएगा? तेजी से पौधे या कोई भी क्रॉप हो वो उगेगी कैसे? तो फर्टिलाइजर का भी लैक था, बहुत ज्यादा, बहुत कमी थी फर्टिलाइजर्स में, जिसकी वजह से हमारे किसान जो है वो ज्यादा क्रॉप नहीं उगा पा रहे थे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे थे, ज्यादा आउटकम नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। हमको फास्ट तरीके से क्रॉप ग्रोइंग नहीं आती थी, जो कि कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज कर रही थी, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूअसली स्टैग्नेंट हो रहे थे इस पर्टिकुलर इकोनॉमिकल साइड पे देखे तो। टेक्नोलॉजी एडवांस होएगी, मशीन्स आएंगी, तो किसान ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे पाएगा। ऐसे में प्रोडक्टिविटी ही खराब होएगी तो वो टेक्नोलॉजी भी कैसे इम्प्लाई कर पाएगा? तो ये एक समस्या थी। लास्ट मेजर समस्या इनमें से कि गवर्नमेंट का किसी तरह का सपोर्ट नहीं था। गवर्नमेंट का सपोर्ट वैसे भी नहीं होना था, क्योंकि ब्रिटिशर जो थे वो रिसोर्सेज चाहते थे हमसे, बस हमारा किसी भी तरीके से अपग्रेड होना, तरक्की पाना से उनका मतलब नहीं था। तो किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता था। जैसे सपोर्ट इन द सेंस कि अगर फर्टिलाइजर दे दे और ज्यादा प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए, इस तरह का भी सपोर्ट नहीं मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से। ना ही इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती थी, जिससे भाई किसान जो है अच्छे से अच्छी क्रॉप उगा पाए, वो अपना सर्वाइवल भी कर पाए, प्लस प्रोडक्टिविटी का लेवल भी ऊपर ले जा पाए। पर इस तरह का कोई एफर्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं किया गया था।
ठीक है, तो बी पॉइंट पे आते हैं, दैट इज हाई वल्नरेबिलिटी। अब यहाँ पे बहुत बड़ी विविधता है, डिफरेंसेस है। वो क्यों है? क्योंकि हम जो है तब से लेकर अब तक के टाइम पीरियड की भी अगर हम बात करें तो वी आर एक्सेसिवली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल। हम रेनफॉल पर बहुत ज्यादा आज के टाइम पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है बच्चों वो है मॉनसूनल क्लाइमेट, और मॉनसून पे आज भी हमारे किसान जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। बरसात नहीं होती अगर यहाँ टाइम से, क्योंकि जैसे कि हमने ऊपर के पॉइंट में पढ़ा कि हर जगह पानी अवेलेबल नहीं होता, जिसके लिए जिस वजह से एग्रीकल्चर को अपग्रेडेंस मिल सके। तो ऐसे में नेचुरल तरीके से पानी पाने का एक तरीका रेनफॉल ही है, और इसलिए उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। इट्स सिंपली एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है यहाँ पे, गुड रेनफॉल इज इक्वल टू गुड आउटपुट। रेनफॉल अच्छी हुई तो आउटपुट भी अच्छा, पर उस दौरान उस टाइम पीरियड में रेनफॉल भी अच्छी नहीं मिल रही थी। नो एफर्ट मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन। एग्जैक्टली करेक्ट। ये सीधा पॉइंट आपका ऊपर वाले पॉइंट से रिलेट करता है, जो कि है नो गवर्नमेंट सपोर्ट। यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि कोई एफर्ट नहीं किया गया, जिस वजह से आपकी क्रॉप जो है, क्रॉप फेलियर को बचाया जाए, या फिर डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल को कम किया जाए, कैनाल्स बिल्ट कर दिया जाए। इस तरह के कोई एफर्ट नहीं किए गए थे। तीसरा पॉइंट है अ वेज बिटवीन द ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। अब ये दोनों कौन है बच्चों, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, हालांकि आगे इसको हम इन ब्रीफ करने वाले हैं। यानी रिचर एंड पुअरर के बीच की जो खाई थी वो और ज्यादा बड़ी हो गई। अब यहाँ पे दो फिनोमेना बताऊंगा मैं आपको, उससे समझने की कोशिश करना कि भाई लैंड ओनर्स हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे उस टाइम पे। वो जो थे वो जमीन के मालिक थे, और उनके यहाँ काम करने वाले जो होते थे, किसान जो थे, वो भाड़े पे होते थे, यानी वेजेस पे होते थे। और वो वेजेस भी वो लोग प्रोवाइड नहीं करते थे जमींदार इनको। ऑनर जो था पूरी तरीके से लैंड को कंट्रोल करता था, और आउटपुट जो मिलता था, जैसे सपोज एक जमीन है, यहाँ पे मान लो बच्चों आलू उग रहा है, और मैं जमीन का मालिक हूं, और मेरे अंडर में काम करने वाले जो टेलर्स हैं वो इस पर काम करते हैं। क्रॉप जो भी है वो इनकी मदद से होती है, और उससे जो भी आउटपुट आता है उसका मेजर हिस्सा मैं रखता हूं। और आउटपुट का जिसे कहते हैं ना कि अगर आउटपुट अच्छा हो तो इससे इनका कोई बेनिफिट नहीं होता था टिलर्स का, इसमें बेनिफिट सारा मेरा। और टिलर्स को मैं कभी कभी सर्वाइविंग के लिए भी नहीं देता था एज अ जमींदार। ठीक है, तो जमींदार को ना परवाह नहीं होती थी इनकी कि भाई कितनी अच्छे से ये क्रॉपिंग कर रहे हैं, कितने अच्छे से ये आउटपुट लाके दे रहे हैं, डजेंट मैटर। उनको ये सिर्फ और सिर्फ ना के बराबर, सिर्फ और सिर्फ भी क्या, बिल्कुल ना के बराबर ही इनको चीजें प्रोवाइड होती थी, या आप वेजेस के थ्रू कह लो या फिर सामान के थ्रू पे। इनका सब्सिस्टेंस इसलिए भी बहुत मुश्किल में था। दे वर मैरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम, नो इनकरेजमेंट इवन हार्ड फॉर सब्सिस्टेंस। यानी किसानों की यहाँ पे दुर्दशा थी, टिलर्स की, जो वहां पे सॉइल पे वर्क करते थे। ठीक है, एज अ जमींदार वो हर तरीके से एक्सप्लोर्ट करता था किसको, टिलर को। किसी भी तरीके से वो आउटपुट जो था, आउटपुट से मिलने वाले प्रॉफिट का शेयर नहीं बढ़ाता था, बल्कि उससे रेंट और ज्यादा लेता था। इसको ब्रीफली हम अब जब आगे जमींदारी प्रथा को पढ़ेंगे तब और अच्छे से आपको ये समझ आ जाएगा। फिलहाल इतना समझिए कि इन दोनों के बीच का जो गैप था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, जिस वजह से बहुत ज्यादा अनबैलेंस हो रहा था। अगर इसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा टिलर को, क्योंकि अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, अगर वो चीज नहीं मिलती तो वो कैसे एक एंथुजियाज्म के तहत काम करेगा या फिर और अच्छा करने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा, इजंट इट। तो वही चीज थी यहां पर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। छोटी छोटी टुकड़ों में जमीन हुआ करती थी किसानों की, एक पूरी लंबी जमीन नहीं होती थी जहां वो एक साथ मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाए। तो ऐसे में छोटी और फ्रैगमेंटेड होने की वजह से, पीस हेयर एंड देयर होने की वजह से, यानी थोड़ी जमीन यहां होगी, थोड़ी जमीन कहीं और हो गई, थोड़ी जमीन कहीं और होगी, तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। यील्ड करना, क्या कहते हैं, किस तरीके से आउटकम निकालना, तो ये थोड़ी मुश्किल जैसी सिचुएशन पैदा करता था किसानों के लिए, स्मॉल और फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स होने की वजह से। ठीक है, तो ये मेजर रीजन है
जिसकी वजह से हमारा जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो बहुत ज्यादा वीक था। पर दिलचस्प बात यह है कि ये इतना वीक होने के बावजूद इस पर काम नहीं किया गया। काम ना किए जाने के भी कई सारे रीजन है, क्यों नहीं वर्क किया गया इस पे, क्यों इस सिचुएशन को कंटिन्यूटी में रखा गया, या क्या ऐसी मजबूरियां थी जिस वजह से ये सारी चीजें चलती ही चली गई, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। उसके और बढ़ते हैं, और ये इस चैप्टर का कोर पार्ट है। ये जरूर एग्जामिनेशन बेस पे आना ही आना होता है, और इसको समझ लिया तो चैप्टर आपका स्मूथली रन करेगा, वेल एंड स्मूथ एकदम। ये समझना जरूरी है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। फैक्टर्स कॉजिंग बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान क्या वो रीजंस रहे जिससे स्टैग्नेशन जो है, स्टैग्नेशन मतलब पीछे पड़ा हमने कि स्लो प्रोसेस, बढ़ोतरी ना होना या बिल्कुल ही स्लो चले जाना, वो क्यों स्लो डाउन चलती ही जा रही थी, क्यों बैकवर्डनेस चलती ही जा रही थी, क्या रीजन थे? तो सबसे पहला था लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, या टैक्सिज्म कह लो आप सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए, तो टैक्सिज्म का जो रूल था वो बहुत ही अजीबोगरीब था, जिस वजह से ये प्रॉब्लम कंटिन्यूटी में चलती आ रही थी। अब क्या है ये, इसको पढ़ते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस द यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू विच वाज अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट, ऑनर ऑफ द लैंड एंड द टिलर। ये एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था। पीछे भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि हमने जमींदार और टिलर के बीच में पढ़ा था, पर यहां पे एक मेजर रोल प्ले करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो सबसे टॉप पर होता था, और वो कंट्रोल करता था आपके लैंड ओनर को, और लैंड ओनर करता था टिलर को। तो इसलिए ये काइंड ऑफ कह लो आपकी ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था। ये किस तरीके से था मैं आपको और ज्यादा ब्रीफ में एक ओरिएंटेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, इसको देखिएगा। दिस वॉज पॉपुलरली नोन एज जमींदारी सिस्टम। इस सिस्टम को पॉपुलरली जमींदारी सिस्टम के तौर पर जाना जाता है। इसके कई दूसरे भी नाम है, जैसे परमानेंट सेटलमेंट। कभी आ जाए कि परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बताएं तो कंफ्यूज मत होना। परमानेंट सेटलमेंट मीन्स जमींदारी सिस्टम ही है, दोनों एक ही चीज है। अंडर दिस जमींदार वर रिकॉग्नाइज एज परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल। इस रूल के तहत, इस सिस्टम के तहत जमींदारों को ना परमानेंटली ऑनर बना दिया गया जमीन का। यानी ऑनर कभी चेंज नहीं होगा, एक ही बंदा होगा, वो होगा जमींदार। उसको दे दी जमीन की भाई आप ही मालिक हैं इसके, पूरा मालिकाना हक दे दिया उसको। जमींदार्स वर टू पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू। और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहता था भाई कि आप जो है एक फिक्स्ड अमाउंट, एक नियमित धनराशि जिसे कहते हैं, वो आपको हर साल हमें देना पड़ेगा, फिक्स अमाउंट। चाहे क्रॉप अच्छी होती है, गुड होती है, या फेलियर होती है, डजंट मैटर, आपको एक अमाउंट पहुंचाना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो लैंडलॉर्ड क्या करता था भाई, ये प्रेशर जो उसके ऊपर था इसको ट्रांसफॉर्म कर देता था टिलर के ऊपर, टिलर्स के ऊपर दे देता था। टिलर्स के ऊपर क्या मजबूरी आती थी कि ज्यादा से ज्यादा कमाना है, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स को एक हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी देना है और एक हिस्सा खुद के पास भी रखना है, और हो सके तो अगर बच गया तो टिलर को भी देना है। कुछ ज्यादातर लोग जो थे वो देते ही नहीं थे। 90% ऐसे केसेस होते हैं जहां टिलर को कुछ नहीं मिलता था, वो बेचारा मेहनत करता था इन दोनों का पेट भरने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट का और लैंडलॉर्ड का। इसको कुछ नहीं मिलता था टिलर को अमूमन, ज्यादातर, पर कुछ लैंडलॉर्ड दे देते थे। तो यहां पे क्या होता है, अगर ये इम्प्लाई होता है, पूरी तरीके से इम्प्लाई होता था जब, तो द इम्प्लीकेशन व seriously damaging for the farmers and the farming which leads to serious exploitation of the tillers by the जमींदार। और जमींदार क्या होता था, वो फ्री होता था, जितनी मर्जी कोस्टिंग जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता था, खींच सकता था टिलर से। जैसे कुछ भी उगा लिया उसने, एक्सेस उगवा लिया, और उससे मिलने वाला मुनाफा जितना मर्जी रख लिया, और एक नियमित हिस्सा जो तय हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वो उसको दे दिया, और बाकी अपने पास रख लिया। तो वो ज्यादा से ज्यादा शोषण करता था टिलर्स पे ऐसे में, क्योंकि उसके पास एक टारगेट था, कुछ अमाउंट था जो देना ही देना था। तो वो सोच के एक बैलेंसिंग बनाता था कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मुझे मिले, ताकि मैं एक हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता रहूं और मेरे काम में दखलंदाजी नहीं होएगी फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो इस तरीके से होता क्या था, जब ये चीज होती थी तो टिलर्स ज्यादा परेशान होते थे, टिलर्स की हालत खराब होती चली जाती थी। तो ये जमींदारी प्रथा थी, जिस वजह से सबसे ज्यादा परेशान ऑब्वियसली फार्मर्स ही थे।
सेकंड आते हैं, सेकंड मेन पॉइंट पे आता है फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पूरी तरीके से फोर्स, जबरदस्ती कमर्शलाइजेशन करा दिया एग्रीकल्चर का। कमर्शलाइजेशन क्या होता है? फार्मिंग हमेशा दो तरह की होती है, एक होती है सबसिस्टेंस, दूसरी होती है कमर्शियल। सबसिस्टेंस होता है जिसमें खुद के लिए की जा रही हो या अपने जीवन निर्वाह के लिए की जा रही हो या अपने लाइवलीहुड के लिए की जा रही हो। कमर्शियल होता है जिससे पैसा अर्न किया जा सकता है, जिसको मार्केट की वैल्यू से या मार्केट के नजरिए से देखा जाता है। तो कमर्शलाइजेशन जो है वो जबरदस्ती कराएगी। कमर्शलाइजेशन जो है वो सुनने में बहुत अच्छी चीज है, प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमिकल बेस पे प्रोग्रेस और वाइब्रेंट इकोनॉमी को जन्म देती है। पर यहां सिचुएशन कुछ उलट थी। आज के जमाने में सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर सिचुएशन जो है इस टाइम पर बहुत उलट थी, बहुत जिसे कहते हैं डाइवर्स थी। Agriculture simply refers to shifting of agriculture from subsistence or self-consumption to the commercial or market-based cultivation. Farmers were forced to shift to commercial crops, especially indigo in particular. अब फार्मर्स जो थे वो सबसिस्टेंस के बेस पर वीट, राइस वगैरह इस तरह की क्रॉप वगैरह उगाया करते थे, जिसमें उनका निर्वाह हो जाता था और थोड़ा बहुत पैसा भी वो कमा लेता था गांव में बेच के। पर अचानक क्या होता है, इसका कमर्शलाइजेशन कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो इनसे जबरदस्ती इस तरह की क्रॉपिंग उगाते हैं जिससे फार्मर्स को कोई बेनिफिट होता भी नहीं था और उनकी जमीन की जो फर्टिलिटी होती है वो भी खराब हो जाती थी। अब खराब होने का रीजन क्या था? उसके लिए जिम्मेदार थे इस तरह के क्रॉप जैसे कि इंडिगो, नील की खेती। अब नील इस तरह की खेती है बच्चों की उसमें फार्मर अगर कोई भी चीज उगाता है तो साल भर के लिए उसकी जमीन जो है वो दूसरी चीज नहीं उगा पाएगी, दूसरा एसेंशियल क्रॉप वो नहीं उगा पाएगा। और इस सिचुएशन में, इस हालात में फार्मर जो होता है नियमित रूप से एक टाइम पीरियड के लिए, यानी वो एक साल जहां पे कोई क्रॉप नहीं उगेगी उस टाइम के लिए वो बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड हो जाता है कंप्लीटली। तो इस सिचुएशन में भी फार्मर की हालत खराब थी, क्योंकि इंडिगो जैसी क्रॉपिंग से होने वाला मुनाफे का बिल्कुल भी शेयर फार्मर को नहीं मिलता था। इंडिगो उस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा डिमांडेड एक गुड थी जिसकी वैल्यू वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा थी, इसलिए अंग्रेज हमसे, हमारे किसानों से जबरदस्ती ये उगवाया करते थे। नतीजतन क्या हुआ? एज अ रिजल्ट क्रॉप जो था वो बहुत क्रॉप में काम करने वाले फार्मर जो थे वो पुअर से पुअर होते चले गए, गरीब से गरीब और ज्यादा होते चले गए, जबरदस्ती करवाते चले गए उनसे। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? परपेचुअल इंडेप्टनेस ऑफ फार्मर्स एंड परपेचुअल स्टैग्नेशन ऑफ फार्मिंग। किसान जो था कुछ जबरदस्ती कराने के बजाय कुछ तो करते ही नहीं थे इस तरह की खेती, और इस तरह की खेती ना करने की वजह से वो साल भर भुखमरी जैसी हालात में चला जाता था। और इस वजह से क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमी फेलियर की तरफ बढ़ जाता है। किसान जो है वो डेप्टनेस में आ जाता है, कर्जे में डूब जाता है, और किसान की हालत अगर बदतर होगी तो फार्मिंग स्टैग्नाइट होना कंपलसरी है, वो होगा ही होगा। तो इस तरीके से जो हालात थे एग्रीकल्चर बेस पर वो सुधर नहीं रहे थे, और ये रीजन थे मेजर जिसकी वजह से स्टैग्नेंट इकोनॉमिक कंटिन्यूएशन में चलती जा रही थी। आई विश आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, और ये बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट भी है सेम टाइम। ये चीज समझ ली तो आप इंडस्ट्री की काफी सारी चीजों को आसानी से समझ लेंगे, जो कि हमारा अगला और मेजर टॉपिक है जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो आपको, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आपका डाउट तभी के तभी क्लियर कर दिया जाएगा। और इन सारे टॉपिक्स को प्लीज आप नोट जरूर करिएगा, सिंपल नोट मेकिंग की तरह आप इसके पॉइंट्स बनाइएगा, जिससे आपको आसानी होगी सारे पॉइंट्स को समझने में, और लिख के करना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू।